Okay, so just like we discussed international relations from GS paper 2, now is the time हम लोग जो है GS पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी मॉड्यूल पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगेन इंटरनल सिक्योरिटी 50 नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन 10 मार्क्स का और दो क्वेश्चन 15 मार्क्स का, तो टोटल आपका 20 + 30 के स्प्लिट में हमें जनरली देखने को मिलता है। इतना मैक्सिमम जा सकता है 50 नंबर, थोड़ा सा 40 नंबर 10 नंबर कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ओके किस तरीके से है। ठीक है, राइट, किस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न उस साल है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द सिलेबस, कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ओके, इसमें क्या है, लिंकेज हमें बताया जा रहा है किसके बीच में, डेवलपमेंट और स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो जब डेवलपमेंट होगा, जब डेवलपमेंट होगा तो एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा कि घटेगा? जब डेवलपमेंट होगा तो एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा कि घटेगा? व्हाट विल बी द आउटकम दैट वी आर सीइंग? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। यस, जब भी, है ना, हम डेवलपमेंट देखते हैं, यही चीज हमने देखा नक्सल बेल्ट में, दंतेवाड़ा में। जैसे ही ट्राइबल्स के पास एवेन्यूज पहुंचे, अपॉर्चुनिटीज पहुंची, तो तुरंत जो नक्सल रिक्रूटमेंट है उसमें हमें क्या देखने को मिला, कमी देखने को मिला, रिडक्शन देखने को मिला, है ना। सो ये जो है उसमें क्या डेवलपमेंट करोगे, कैसे आप डेवलपमेंट करोगे कि एक्सट्रीमिज्म कम हो जाएगा, उसको आपको एक्सप्लोर करना है। ओके, रोल ऑफ external state and non-state actors in creating challenges। now एक्सटर्नल स्टेट में कौन आ जाएगा? पाकिस्तान आ जाएगा, है ना, चाइना आ जाएगा, कोई भी दूसरी कंट्री जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है इंडिया के अगेंस्ट, तो वो आ जाएगी स्टेट में। मतलब क्या होता है स्टेट? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सॉवरेन एंटिटी। ओके, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज व्हाट? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सॉवरेन एंटिटी। नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन आ जाएगा? लश्कर ए तोयबा, ओके, आइसिल, ISIL या आइसिस। These are not legitimate sovereign states. They act independently of the state, but they inflict casualties, they inflict damage on India. So ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर आपने देखा होगा कभी, अगर वेबसाइट पे जाएं आप MEA के, तो वहां पर गाइडलाइन बोला जाता है दैट कैरिंग ए सैटेलाइट फोन इज नॉट अलाउड इन इंडिया। अगर आप सैटेलाइट फोन लेके आते हैं तो आप पे भारी जुर्माना या आपको जेल भी हो सकती है। तो ये सैटेलाइट फोन क्यों नहीं? बिकॉज दिस वाज यूज्ड बाय डेविड कोलमैन हेडली बैक इन 2007 एंड 2008। डेविड कोलमैन हेडली जब इंडिया आया था तो उसने क्या किया था, उसने जो है इरिडियम का फोन यूज किया था अपने हैंडलर्स को फोन करने के लिए, हु वेर सिटिंग इन पाकिस्तान, और उनको बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पे रूट्स है जिसके थ्रू दे कैन प्लान एन अटैक ऑन दी ताज, है ना। सो ये सैटेलाइट फोन कम्युनिकेशन नेटवर्क से कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती है? सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स
इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मिस इन्फॉर्मेशन, है कि नहीं? मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से दंगे फसाद, रायट्स, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। यस। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है? येलो जर्नलिज्म इज अ गुड एग्जांपल। यस। और क्या मैं कह सकता हूं, न्यू एज टेक्नोलॉजीज लाइक डीप फेक्स, यूजिंग डीप फेक्स। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था विच वाज डॉक्टर्ड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ऐसा कहा जाता है कि उस वीडियो के चलते रूरल एरियाज में काफी गुस्सा हो गया था, एंड उस डॉक्टर्ड वीडियो के चलते हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। ओके। देन बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी जो होता है, जैसे साइबर क्राइम्स है, ओके, उसको टैकल करने के लिए व्हाट आर द मेजर्स दैट वी हैव टेकन, ये आपका बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? ओके, व्हाई पीपल डू मनी लॉन्ड्रिंग, हाउ पीपल डू, व्हाट इज प्लेसमेंट, okay, what do you mean by placement of money, what do you mean by identification, कि कैसे हम जो है मनी को चेंज करेंगे फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। हमने बात की थी ना, अगर कोई था पुराने बैच में, तो मैंने बताया था ना, द मोमेंट यू पे टैक्स ऑन द मनी इट बिकम्स वाइट, है ना? किसी भी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पे अ टैक्स। जैसे ही आप टैक्स पे करेंगे, वो मनी जो है आपका ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा। सो उसके लिए ऐसा सिंपल नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जाके टैक्स पे किया और आपका पैसा हो गया। वो जनरली देयर इज अ वेरी वेरी complicated process which spans multiple industry, Bollywood, art, okay, all of these things, जो all of these industries basically they come together and they execute this money laundering process। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा, that there are certain producers in Bollywood जिनकी मूवी हमेशा सुपर हिट होती है, लेकिन अगर आप उनके उसमें जाइए, सिनेमा हॉल में जाइएगा, तो वो खाली रहता है। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये सिनेमा हॉल तो खाली है, द सिनेमा हॉल इज एम्प्टी, हाउ कम दिस प्रोड्यूसर इज क्लेमिंग दैट हिज मूवी इज सुपर डुपर हिट? बनाया भी कुछ खास नहीं है, एकदम यूजलेस मूवी है। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आपने क्या किया, 100 सीट्स बुक कर लिए किसी उसमें, अलग अलग फिक्टिशियस नेम में। आपने जैसे ही सीट्स बुक किए, उस पे 18%, 28% जीएसटी दिया। जैसे ही आपने 18% जीएसटी दिया, वो पैसा चला गया आपके सिनेमा हॉल ओनर के पास में। सिनेमा हॉल ओनर ने फिर उसको वापस कर दिया प्रोड्यूसर को कि ये लो आपका कट। ओके। और जैसे ही प्रोड्यूसर को वो पैसा मिला, वो वाइट हो गया। तो दैट्स व्हाई ऑल दीज यूजलेस मूवीज, है ना, ये सारी मूवी, आई थिंक एक मूवी थी पठान करके आई थी। तो ये जो पठान मूवी थी, इट वाज क्लेमिंग दैट इट इज अ सुपर डुपर हिट, लेकिन आप मूवी हॉल में जाएंगे तो वहां पर कोई था नहीं। सो इस टाइप की मूवीज जो है, दे आर ऑपरेशंस, दे आर फ्रंट्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ऑलराइट। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो म्यांमार बॉर्डर अभी हॉट है, म्यांमार बॉर्डर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कि म्यांमार बॉर्डर पे क्या हो रहा है, हाउ टू मैनेज मैनेज द सिचुएशन इन म्यांमार बॉर्डर। ओके। उसके बाद लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म। तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम
तो ऑर्गेनाइज क्राइम में ड्रग्स, ऑर्गेनाइज क्राइम में बेटिंग। ओके, तो डी कंपनी सुना है आपने, दाऊद इब्राहिम करके एक बंदा है, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, है ना, ऑल दीज पीपल। ओके, यस, prostitution, all these things will come under human trafficking, आ जाएगा prostitution के अंदर में। all of these things, okay, they are going to come under your organized crime। और ये ऑर्गेनाइज क्राइम पैसा लेता है और टेररिज्म फंड करता है। डी कंपनी डज बॉम्ब ब्लास्ट, कहां से पैसा आता है? यही बेटिंग से, यही प्रोस्टिट्यूशन से, यही आपके ड्रग्स से जो पैसा आएगा उसको डी कंपनी यूज करेगी अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज में, टू फंड, टू डिस्टेबलाइज इंडिया। ओके, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, तो इसमें सीएपीएफ हो जाता है, इसमें आपका सीबीआई, आपका रॉ, आपका आईबी, ये सारा आ जाता है। यूपीएससी देखो अगर दे रहा है सिलेबस में तो पढ़ना हमारी ड्यूटी है, स्किप नहीं मार सकते, गोला नहीं मार सकते। यहाँ पर गोला मतलब एब्सेंट नहीं अपने आप को कर सकते कि मैं तो यार नहीं पढ़ूंगा, क्या ही है, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, 2013 में पूछा था, आज तक ऐसा पूछा नहीं है क्वेश्चन, आपसे पूछ लेगा। कंटेंट तो रेडी रखो, है ना। तो ये सारे जैसे है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत कम पूछते हैं, जनरली एक क्वेश्चन इन द पास्ट 7-8 years। तो फिर भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हम रेडी ना रहें, रेडी रहना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अब आप क्वेश्चन देखते हैं, पीवाई क्यूज देखते हैं, हमने डिस्कस कर लिया, है ना, हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स in terrorism affected areas is an essential steps in restoring the trust of the population. Now the important thing to note down here is not only in mains the pyq is important, even the mains pyq is important for your prelims. So people who have given this year's prelim, they might know about Operation Sadbhavna. There was this question on ऑपरेशन सद्भावना। सो 2023 के मेंस का क्वेश्चन 2024 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया। 2023 के मेंस का क्वेश्चन 2024 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया। हु वुड हैव थॉट, है ना, हु वुड हैव थॉट अबाउट दिस। ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। अब जैसे ऑपरेशन सद्भावना है तो यहां पर क्या बोल रहा है, डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट एज पार्ट ऑफ कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू और कश्मीर में कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन का के पार्ट में आपको डिस्कस करना है कि कैसे ये जो विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स है इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया इज एसेंशियल। आपको बताना है दैट ओके द पॉपुलेशन इज लिविंग इन डीप डिस्ट्रेस। ओके, many people are suffering from PTSD, post traumatic stress disorder। ये सारी बीमारियां इनको हो चुकी हैं, मेंटली प्रेशर में रह रहे हैं। सो वहां पर हेल्पिंग हैंड देना, वहां पर हीलिंग टच देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। once you give the healing touch, the population will start to show some degree of familiarity with the forces. They will show some degree of trust, and when that happens it becomes easier for the army. Okay, the use of unmanned aerial vehicles, the UAV, by our adversaries across the border to ferry arms, ammunitions,
इज अ सीरियस थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी। अब ये चीज न्यूज में थी, याद है? वो चीप ड्रोन्स यूज करके, DJI मैविक टाइप के ड्रोन्स यूज करके उससे इंडिया में सामान पहुंचाते थे, इंडिया में फेरी करते थे चॉकलेट्स, मेडिसिन फॉर द टेररिस्ट हु वेर हाइडिंग इन द कश्मीरी फॉरेस्ट्स। तो जो कश्मीर के फॉरेस्ट में टेररिस्ट हाइड करते थे, वहां अपने जो है सप्लाईज पहुंचाने के लिए दे यूज टू यूज दिस। उसके बाद इंडियन ट्रूप्स को हरास करने के लिए फॉल्स फ्लैग फियर, मतलब क्या होता है फॉल्स फ्लैग फियर? बार बार आके हमें हाई अलर्ट पे रख देना, और उसके बाद नथिंग हैपेंस। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से हमारे सोल्जर्स मल्टीपल स्ट्रेसेस में हैं। ओके, सो ये सारी चीजें जो हैं यूएवी, ओके, यूएवी इसमें हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इससे जो है नहीं, स्वाम स्वाम ड्रोन जो है, दिस इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। यहां पर आपको समझना होगा कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये जो नहीं चाइनीज 12-12 हजार के, 14-14 हजार के ड्रोन यूज करते हैं, जिसको बीएसएफ वाले मार गिराते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। स्वाम ड्रोन जो है, स्वाम ड्रोन जो है, इट्स अ टोटली डिफरेंट, इट्स अ टूल ऑफ वॉर। ओके, जहां पर जो है मल्टीपल ड्रोन जाके एक टारगेट को हिट करेगा, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। इस पर प्रिवेंशन मेजर, आप ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमें बेटर करना होगा, सेंसिटाइज करना होगा, है ना, सोल्जर्स को। What are the internal security challenges being faced by India? Give out role of central intelligence and investigative agencies. तो ये आपका various security agencies में आ जाएगा and their mandate। तो आपको क्या बताना है? सेंट्रल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इसमें आईबी, एनआईए। So IB is the intelligence agency. NIA is what? It's an investigative agency. Okay. So ये IB और NIA जो है आपका अलग अलग, ओके, अलग अलग रोल प्ले करता है। IB इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है। NIA पोस्ट इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब पोस्ट इंसिडेंट, जब इंसिडेंट कांड हो चुका है, इंसिडेंट हो चुका है, बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, तब आपके एनआईए वाले टेक ओवर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसके बाद मिटिगेशन मेजर्स सजेस्ट करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल था, फिर उसको प्रोसिक्यूट करवाने में हेल्प करते हैं। ओके, और उसके बाद जो है आपसे जेनरिक चीजें पूछी हैं कि कौन सा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है। तो इसमें हाँ आप बोल सकते हैं फिनेंशियल टेररिज्म, उसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ओके, हाँ आप बोल सकते हैं नॉर्मल टेररिज्म, यू कैन से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसके लिए आईबी प्लस रॉ है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। एनआईए है पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। गिव आउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड द एफर्ट्स बीइंग मेड। तो सबसे पहले सोर्सेज के बारे में बात करना है कि टेरर फंडिंग का सोर्सेज क्या है। तो हमने पढ़ा था हवाला, हवाला इज द मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया। इसीलिए हवाला पे जो है, बिकॉज इट इज अनट्रेसेबल, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस इट, है ना, कहते हैं ना अनट्रेसेबल है, आप ट्रेस ही नहीं कर सकते कि पैसा कैसे कहां से आया। ओके, in the light of this, also discuss the aims and objective for the of the no money for terror conference। तो यहां पर बेसिक आपको ऑब्जेक्टिव लिखना था, ऐसा नहीं था कि बहुत डीप में जाना था, कैसे काउंटर करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिल्कुल क्रिप्टोज जो है, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम, crypto has become a major problem, many terrorist organizations are dealing in cryptocurrencies, है ना। डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, उसको डिस्कस करना है। उसका लिंकेजेस बताना है टेररिस्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच में। आप डी कंपनी के बारे में मेंशन कर सकते हैं,
यहाँ आंसर राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कंडेंस, देखो बहुत सारी चीजें पता होंगी आपको। एक 15 मार्क्स से क्वेश्चन में हो सकता है 1000 वर्ड का ऐसे लिख दो आप, बट एट द सेम टाइम हमें 250 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, सो कंडेंस करना होगा। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्यूअर वर्ड्स। ओके, व्हाट आर द मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया? इंडिया का मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंज क्या क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, हमें नेशन से तो प्रॉब्लम है ही, स्टेट एक्टर्स से प्रॉब्लम है, चाइना, पाकिस्तान, देन श्रीलंका के साथ कच्छाथीवू आइलैंड, वहां के फिशिंग ग्राउंड में हमें स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, लेकिन एट द सेम टाइम नॉन स्टेट एक्टर्स। ओके, क्योंकि 2611 आपको पता है ना, वो फिशरमैन के भेष में ही आए थे, है ना? तो ये जो है सी के रास्ते आए थे 2611 वाले, तो दिट इज ऑल्सो मेजर। सिमिलर अटैक्स में हैपन अगेन, thousands of kilos of RDX TNT AK-47s have been recovered from the sea, which all points towards similar attacks, okay, compared to 2611। और यहां पर पूछ रहा है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट के लिए लिया गया है, तो कोस्ट गार्ड को जो है दुरुस्त किया गया है, कैसे किया गया, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी होगी। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? तो साइबर सिक्योरिटी का डिफरेंट एलिमेंट क्या क्या है? कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी चैलेंज। तो आपको बताना है व्हाट आर द ड्रॉबैक, सिंपल ओपन शट क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट है विच यू विल बी मेकिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, सिंपल आप जो है यहाँ पर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ज्यादा ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना थोड़ा बहुत आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में स्कोप भी रहता है सोचने का, उतना स्कोप आपको आईआर में नहीं होता। यू हैव द फैक्ट्स। ओके, आप जो है आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट हैव टिल नाउ? Just give me 1 second. I think there is some issue with the internet. 1 second. Okay. So, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आपको बताना है। ओके, क्या 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 चैलेंजेस है, कैसे कैसे आपको इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसका, है ना? तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना है। नक्सलिज्म, ओके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर आएगा ये, जब हम लोग क्लास लेंगे LWE के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ, ओके, क्या मोटिव है लोगों का, ओके, ज्वाइन करने का, है ना? ऑल दीज थिंग्स, ओके, ऑल दीज थिंग्स, ऑल राइट, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ओके। डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। तो जब भी एक टॉपिक आप पढ़िएगा, तो ऑलवेज आस्क द 5 क्वेश्चंस। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड हु। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछना होगा। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड हु। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाई money laundering is done, when money laundering is done, how money laundering is done,
एंड हु डज इट, और उसके बाद उसको न्यू एज कॉन्सेप्ट सच एज ग्लोबलाइजेशन, उससे आप जोड़ के देखिएगा। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन में क्या मैं कह सकता हूं क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन आर ए प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? बिल्कुल है। ओके, इमर्जिंग टेक, अब यहां पर थोड़ी सोच बड़ी करो दोस्त। एआई से हो सकता है दैट एआई से हमने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा जो हमारे क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे चल रहा है, एंड इट इज हमारे सोते सोते हमारा पैसा वाइट कर रहा है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। मशीन लर्निंग इन सब को यूज करके काला धन को हम लोग वाइट कर रहे हैं। ओके, elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels. It is a problem. आप देखिए एफएटीएफ, टेरर फाइनेंसिंग पे इतनी सख्त है, फिर भी ओके फिर भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। ओके, कीपिंग इन व्यू ऑफ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक, also discuss defensive measures against these sophisticated attack। तो यहां पर आपसे साइबर अटैक के बारे में पूछा है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, है ना। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुका है कि क्या क्या हमें इश्यूज आता है। सो साइबर सिक्योरिटी पे आप जैसे ही प्रिपेयर करिएगा, साइबर सिक्योरिटी पे यहां देखिए 2021 में साइबर अटैक पूछा, साइबर सिक्योरिटी, और आपको यहां पर साइबर सिक्योरिटी पूछा। तो जो स्टूडेंट, आप मुझे खुद बताइए, 2021 का अगर पेपर का प्रिपरेशन करके जाता, पॉइंट्स बना के जाता, उसको रोट मेमोराइज करके जाता, उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाता, क्या वो 15 मार्क्स आराम से नहीं ले आता? 15 मार्क्स में से एटलीस्ट 10 मार्क्स ले आता, 10-11 मार्क्स आराम से ले आता। सिंपल क्या करना था, 1 साल पुराने पेपर को रेडी करना था। और यहां पर आप 10 साल पुराने पेपर को जब रेडी करिएगा, उसको रिवाइज करिएगा, वंस यू विल रिवाइज दैट एंड देन गो इनटू द एग्जामिनेशन विथ कॉन्फिडेंस, so you will be able to score very well। Okay, analyze the multi-dimensional challenges and posed by external state and non-state actors। अब यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि डायरेक्ट कीवर्ड, कुछ सोचा नहीं, आपको सोचना ही नहीं है, कीवर्ड से उठा के क्वेश्चन बना दिया है कि नहीं। कुछ अतरंगी चीज नहीं पूछा है, कुछ कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं पूछा है। एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, सिर्फ जो सिलेबस है, ऊपर देखिए सिलेबस, सिलेबस से, डायरेक्ट सिलेबस से, ये रहा आपका एक्सटर्नल स्टेट, ये रहा आपका नॉन स्टेट, डायरेक्ट। ओके, कुछ किया नहीं है, डायरेक्ट यहां से जो है आपका उठा के पूछ लिया है। एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, its causes, linkages, and obnoxious nexus. Also suggest measures required to be taken to eradicate the menace। बहुत ही ज्यादा जनरलिस्ट क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा कि यार जनरलिस्ट क्वेश्चन कितनी अच्छी बात है। पता है एक चीज, सबसे ज्यादा नंबर कम कहाँ आते हैं? जनरलिस्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं। इस टाइप के ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्लेक्सिटी इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म बताइए, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस बताइए, ये सबसे ज्यादा ज्यादा बड़ा ट्रैप है। क्यों? बिकॉज एज एन एस्पिरेंट हम भी जो है बहुत जेनरिक पॉइंट्स लिखने लगेंगे। जेनरिक क्वेश्चन है तो भाई जेनरिक पॉइंट्स नहीं, आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने हैं, रिपोर्ट्स कोट कीजिए। ओके, अगर आपसे पूछे बॉर्डर डिफेंस के बारे में जेनरिक क्वेश्चन, तो डोंट स्टूप टू यूपीएससीज लेवल, यू कोट दी कारगिल बॉर्डर रिव्यू कमिटी, ओके, रिपोर्ट, हिम्मत सिंह जी रिपोर्ट, ओके, फ्रॉम 1962। ये सारी जो चीजें हैं
आप मेंशन कीजिएगा, वंस यू विल इनकलकेट इनटू योर आंसर राइटिंग, देन ओनली यू विल बी एबल टू फेच मार्क्स। नहीं तो जेनरिक क्वेश्चन है, आराम से ट्रैप हो जाइएगा, जेनरिक आंसर लिखिएगा एंड यू विल मूव अहेड। बट आपको नंबर भी फिर वही एवरेज जेनरिक मार्क्स आपको अवॉर्ड कर देगी यूपीएससी। एंड द कंपटीशन इज सो क्रेजी दैट इफ यू आर गेटिंग कंसिस्टेंटली एवरेज मार्क्स, सो फिर आप जो है अल्टीमेटली कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, यू हैव टू पिक वन पेपर। एक पेपर आपका फ्रीक शो होना चाहिए। मतलब इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, इफ यू वांट सम सर्विस ऑफ योर चॉइस, तो सारे पेपर में से कोई एक पेपर ऐसा होना चाहिए विच विल बी योर फ्रीक शो। मतलब जैसे हर टॉपर का एक पेपर जरूर होता है जहां पर शूट अप करता है उसका मार्क्स। जैसे एथिक्स हो गया, सबके 110, 105, 90 आ रहे हैं, उसके 136 आ गए। जैसे ऑप्शनल पेपर 2 में 180 हो गया उसका। जैसे एसए में उसका 160 आ गया। जैसे उसका जीएस पेपर 1 में 130 हो गया। लेकिन एक पेपर जरूर होता है, बहुत ऐसा कम देखने को मिला है, होता है कि सारे पेपर में एवरेज है तो आगे बढ़ गया। इंटरव्यू भी हो सकता है, दैट फ्रीक शो कैन बी एन इंटरव्यू। आपका मेंस बहुत बहुत ही ज्यादा एवरेज है एंड यू गो टू द इंटरव्यू स्टेज, वहां 250 नंबर में से 275 में से 215 220 नंबर आपके आ गए, एंड देन दैट इज योर फ्रीक शो। लेकिन एक पेपर, इफ यू वांट टू बिकम ए टॉप रैंकर, यू हैव टू हैव वन फ्रीक शो। और आपके ऊपर है किसको आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शनल है क्या, ऑप्शनल में दोनों पेपर में से कोई ऐसा है जो आपका फ्रीक शो बन सकता है, सो उसको टारगेट कीजिए। जीएस 3 में कॉन्फिडेंट है, एथिक्स में कॉन्फिडेंट है, 2 में 1 में कॉन्फिडेंट है, उसको टारगेट कीजिए। ऐसे में कॉन्फिडेंट है, उसको टारगेट कीजिए। बट देयर हैज टू बी अ फ्रीक शो। अनलेस एंड until you don't have a freak show, it is very difficult, okay, to become a top ranker, to become, come in that double digit ranks, okay। ठीक है, क्या ये क्लियर है सभी को? डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू टेक। अब भाई साइबर क्राइम 2022, 2021, 2020 लगातार 3 साल साइबर क्राइम का जेनरिक क्वेश्चन। कोई भी एस्पिरेंट अगर तीनों साल दे रहा होता तो उसके एक नोट से ही कुड हैव आंसर 3 डिफरेंट क्वेश्चन। कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा समय लगा के 400 वर्ड 450 वर्ड का नोट्स प्रिपेयर करना था, मॉडिफाई करके अपने दिमाग के अनुसार, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हुए। ऑब्वियसली डायरेक्ट वर्बैटिम वर्ड टू वर्ड आप नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा वर्डिंग चेंज होता है, लेकिन सेम नोट, सेम डेटा, सेम इंफॉर्मेशन यूज करके आप कर सकते थे। सो मेंस की तैयारी बहुत आसान है। मेंस की तैयारी बहुत ही ज्यादा आसान है, जैसे आपको दिख रहा है सामने, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट यू डू इट इन ए सिस्टमैटिक मैनर, ओके। मेरा काम वही है कि मैं आपको प्रूफ दिखा के कन्विंस कर दूं दैट इस तरीके से तैयारी करनी है। आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक दोज एक्सपेंसिव 20-25,000 मॉड्यूल्स, जहां पर यही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, यही चीज को आपको थोड़ा सा बढ़िया से पैकेज करके और उस पर रिबन लगा के दे देगा और आप खुश हो जाएंगे कि अरे सर क्या बात बता रहे हैं मेरे को, ऐसा भी आ सकता है। नहीं, सर जो बता रहे हैं ना, वो 2020 का पेपर देख लेते तो पता चल जाता आपको, और आपको अपने से कर लेते ना तो ज्यादा बेटर होता। क्योंकि अब जो है, आप उस क्लास में बैठ के अगर यही काम कर रहे हैं तो आपके साथ 50 लड़के वही काम कर रहे हैं, वही आंसर लिख रहे हैं, वही इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। कभी जाके देखिएगा विजन के पेपर्स को। तो वर्ली, एक मैं क्वेश्चन देख रहा था, वर्ली आर्ट में का एक क्वेश्चन था, जीएस 1 का पेपर था। तो उस साल के सारे जो लोग थे टॉपर्स वगैरह,
उन्होंने सेम इंट्रोडक्शन लिखा था फ्रॉम द मेंस 365 पेपर, ये मटेरियल। मतलब सभी ने वर्ली पढ़ा था मेंस 365 से, और सेम इंट्रोडक्शन सभी का था, सेम डायग्राम सभी का। ओके, सो ये चीज जो है आपको हो सकता है सर्व कर दे इन द शॉर्ट रन, बट इफ यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द कर्व, you are trying to beat the curve, it is very important that you have your own content differentiation. जब ही तक आपका कंटेंट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, it will be very 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 problematic for you to have that freak show in any one of the papers. Is it clear? Okay. अब यहां पर फिर क्या पूछ रहा है, फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स। बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है, लोकल सपोर्ट। अब इसी पे आपको यूपीएससी ने ओजीडब्ल्यू, ओवर ग्राउंड वर्कर्स का क्वेश्चन पूछ लिया था। ज्यादा टफ नहीं था वो, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर क्या है, सब सकते में आ गए यार। ये चीज क्या पूछ ली यूपीएससी ने, ऑलरेडी पूछा हुआ है, लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स। जो घर पे रुकवाते हैं कश्मीर में, पाकिस्तान से जो आते हैं मिलिटेंट्स, उनको जो रुकवाते हैं, खाना खिलाते हैं, इंडियन आर्मी के कैंप्स के आसपास छोड़ते हैं अपनी गाड़ियों में, माहौल बनाते हैं उनके फेवर में अमंग द कम्युनिटी, those people are your OGWs or the overground workers। अभी जो अटैक हुआ था ना रईसी में, जहां पर इतने सारे लोग मारे गए थे, इनोसेंट किड्स, इनोसेंट सिविलियंस, वहां पर भी पीछे 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 एक जिप्सी चल रही थी, जो कि टेररिस्ट को गाइड कर रही थी कि कहां पर जो है अच्छा टाइम रहेगा, कहां पर ब्लाइंड स्पॉट रहेगा, है ना। सो ये जो है आपका लोकल सपोर्ट के बारे में आपको नोट्स बना लेना है। हो सकता है इस बार रीपैकेज करके किसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ डाले, ठीक है, लेकिन वही नोट्स यूज करके आप जो है इसको बहुत प्रेम से आंसर कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? What are the determinants of left wing extremism in eastern part of India? तो भाई ईस्टर्न पार्ट पूछा है तो ईस्टर्न पार्ट, गढ़चिरौली मत चले जाइएगा, दंतेवाड़ा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ही रहिएगा। ओके, डोंट गो टू कि केरला में भी कैंप्स मिले हैं, नहीं। मैं आपसे पूछा है ईस्टर्न पार्ट में क्या प्रॉब्लम, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन। राइट अबाउट द हसदेव फॉरेस्ट, हमने डिस्कस किया था ना प्रीलिम्स क्लासेस में, याद आया? हसदेव फॉरेस्ट क्यों न्यूज में है? बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी which is trying to exploit the coal fields in the Hasdeo forest. Okay, you have to talk about the lack of connectivity, the exploitation of the mineral resources, exploitation of the poor tribal, landlessness, land alienation, all these things will be taught। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में यही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। Analyze internal security threat and trans-border crime along Myanmar, Bangladesh and Pakistan border। बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखना है। सबसे पहले सब हेडिंग डालेंगे म्यांमार का। म्यांमार में क्या है? चिनकुकी मिलिटेंट्स का इन्फिल्ट्रेशन। आपसे पूछ रहा है ट्रांस बॉर्डर क्राइम, तो इसमें क्या लिखिएगा? इसमें आप ड्रग पेडलिंग, one of the major issue, it is part of the golden triangle म्यांमार। बांग्लादेश के साथ क्या है? illegal cattle smuggling, illegal flesh trade, a lot of Bangladeshi women as young as 14, they are pushed into India in major cities, they are part of the prostitution rackets and they do so unwillingly from a very very young age। Okay, so that is also the thing। Don't write Rohingyas। Okay, थोड़ा सा देखो होता क्या है ना,
कि रोहिंग्याज इज अ सेंसिटिव मैटर. Obviously, it's a useless issue. They should not be here. This is not their country. They are not welcome. But at the same time, some leftist professors who harbor leftist ideology, they have a very soft corner for these people. And when that happens, आपको penalize कर सकता है. If he senses that you are, a person who feels strongly on these topics, you are a nationalist, he or she will heavily penalize you, because it has been my experience that a right wing professor or a right wing person can tolerate a left wing point of view, and even award good marks for providing a counter view. But a left wing intellectual or a professor is very, very salty by nature, is very, very salty by nature, and he's a very, very petty by nature. तो वो जानबूझ के तुम्हारा नंबर काटेगा. So in this case, what do you need to do? You need to be very neutral, and maybe, hint a smattering of some left wing ideology here or there. Once you write like this, okay, once you write like this, so you will be in the safe, because your ideology should not be, it should not be very in the open. Okay, it should not come out in the open, especially in front of a leftist person. Generally that person, what I believe, is very petty. He will penalize you, because in my experience, I have lost jobs. Okay, I have lost jobs over my Twitter account, not my obviously not my Muji Pepe one, but my original account also. So there the person went through it, and people have taken back my job offer. So आप सोचिए कि कितना petty हो सकता है एक person. उस केस में I'll highly recommend, in topics like international relations, in topics like internal security, try to be as neutral as possible. Don't quote Sai Deepak and Sanjeev Sanyal. They will know that you are a right winger. Once they know you are a right winger, majority of the professor, by the trade, by the nature of their profession, are hardcore leftists. Okay, so don't be a leftist. I am saying just be a neutral person. Quote non-controversial people like गांधी जी. गांधी जी सभी के हैं, सब उन पे कैंग करते हैं ना. उस टाइप का आप कोटेशन दे सकते हो. गिव फैक्ट्स, गिव डेटा as much as possible. Okay, try to be creative in your words rather doing all these things. ठीक है. 2018 में सीपेक पे क्वेश्चन है. अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सीपेक व्हाट हैज हैपेंड टू इट नाउ. सीपेक को आज के डेट में क्या हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा. ठीक है. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अगेन सिंपल, 250 300 400 वर्ड का अगर नोट्स तैयार है तो 5 साल 6 साल फर्क नहीं पड़ता. कभी भी चिपका दो उस नोट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके. ओके. डेटा सिक्योरिटी में जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी का रिपोर्ट. ओके, उससे क्या क्या डेटा सिक्योरिटी का क्या प्रॉब्लम है. इस बार जो बिल आया है, डेटा फिडुशियरी, डेटा प्रिंसिपल से क्या रिलेटेड चेंजेस है. ओके, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करना है. ओपीएम ट्रेड में अभी बहुत बड़ा एक इशू है. हम जो है गोल्डन ट्रायंगल इन द ईस्ट एंड गोल्डन क्रीसेंट इन द वेस्ट, याद है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, गोल्डन क्रीसेंट. दे आर ऑल्सो इस्लामिक कंट्रीज, इसलिए भी आप इनको क्रिसेंट कह सकते हैं. और ट्रायंगल कहां पर है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, है ना. इन 3 कंट्रीज में हमें क्या मिलके बनता है, गोल्डन ट्रायंगल. तो इन दोनों जगह में, क्रिसेंट में और ट्रायंगल में, दोनों जगह में आपको ट्रेड होता है. किस चीज का, ओपीएम का.
ओके, गांजा, ओके, चरस, अफीम, इन सब का जो है आपका ट्रेड होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, तो दिस इज ऑल्सो फंडिंग द चिन कुकी रिबेल्स, the Chin Cookie rebels, and the rebels, they have a very big stake. All the PLA of Manipur, People's Liberation Army of Manipur, है ना? It's not the People's Liberation Army of China. That is a different People's Liberation Army. अभी recently 2020 में there was this Colonel Shukla, I think Shukla या मिश्रा नाम था उनका. I remember, what I remember is he was a Brahmin surname था उनका. Unfortunate soul, he got killed with his son and wife. 8 साल का लड़का था उनका, चुरचांदपुर में कमांडेंट थे नागा बटालियन के, आ रहे थे वापस अपना, और उनपे जो है अटैक हो गया बाय पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो ये सारे इनके पास कहाँ से असला बारूद आता है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर के पास पैसा कहाँ से आता है? पॉपी कल्टीवेशन, ओपीएम कल्टीवेशन, जेड स्मगलिंग। जेड समझते हैं ना? म्यांमार में जेड बुधा बनाया जाता है जनरली। जेड जो होता है एक तरीके का स्टोन होता है, और उसको जो है उसका इलिसिट ट्रेड करते हैं ये लोग। ओके, अभी म्यांमार में जो सिचुएशन है बहुत खराब है। सो जब मैं म्यांमार के बारे में आपको बताऊंगा, व्हेन आई विल टीच यू अबाउट म्यांमार, तो उसको आपको कनेक्ट करना होगा किसके साथ? उसको आपको कनेक्ट करना होगा इंटरनल सिक्योरिटी के साथ। एंड वंस यू विल कनेक्ट इट विथ इंटरनल सिक्योरिटी, you are bound to get good marks if the question comes in this means. Okay, डिस्कस द पोटेंशियल। अब देखिए ये साइबर अटैक कितना, 4 से 5, ये 5वां क्वेश्चन, मुझे मेरे ख्याल से ये 5th क्वेश्चन है कि नहीं? दिस इज द 5th क्वेश्चन दिस टाइम, है ना? एंड द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट। साइबर अटैक क्या होता है? अगेन आस्क द 5 क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु। वंस यू विल आस्क दोस 5 क्वेश्चंस, और उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आप वैल्यू एडिशन करेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे, तो ये सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। डार्क पैटर्न्स पे क्वेश्चन आ सकता है। इट इज ऑल्सो, यू नो, sort of, I think this might come in your science and tech portion, dark patterns पे. Not exactly an internal security issue, but it can come in your science and tech. Okay, I'll say that it is not a internal security, big internal security. This is more like a scam. Okay, that is more like a scam. Paper leaks पे question आ सकता है। Very good. Paper leaks क्यों important है उसको curb करना? तो बिकॉज इट किल्स द मेरिट इन द कंट्री। व्हाट आर द रीजंस? ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगा वो पेपर लीक, सरगना, गिरोह, जिसको हम कहते हैं हिंदी में गिरोह, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगा। ठीक है, बिकॉज देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या होता है? अ पर्सन इज बेगिंग, इज इट ए क्राइम? इज इट ए क्राइम? अ पर्सन इज बेगिंग, इज बेगिंग, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ क्राइम, लेकिन that person is begging, and then he has 7 more people who are begging along with him, and then they report to a boss, who report to a boss, who report to a boss. Then it becomes what? It becomes organized. अब आप यहां देखिए, सपोज दिस पर्सन मैंने बनाया है, ये एक पर्सन है, ये बेग कर रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, बेगिंग कर रहा, हो सकता है उसका कुछ प्रॉब्लम। और उसके बाद वो एक और बंदे के साथ बेग कर रहा है, 2 लोग बेग कर रहे, ठीक है, फैमिली मेंबर होगा आप कह रहे हैं। फिर तीसरा मेंबर भी बेग कर रहा है उसके साथ, ठीक है यार 3 मेंबर। फिर चौथा मेंबर भी बेग कर रहा है। उसके बाद ये सारे बेग करके रात को एक और आदमी को पैसा देते हैं, जो एक और आदमी को पैसा देता है, उसके बाद वो और आदमी को पैसा देता है। इसके पास पैसा नहीं होता है तो ये फिर
नीचे वाले लोग को बोलता है कि मुझे और पैसा चाहिए, और फिर ये आदमी पैसा कहीं और पहुंचा रहा है। तब ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया कि नहीं? अब ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया ऑर्गेनाइज्ड। दिस हैज बिकम व्हाट? ऑर्गेनाइज्ड। तो ये एक क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑलराइट। इसी तरीके से एक आदमी ड्रग्स बेच रहा है, सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। दो आदमी प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दो आदमी साथ मिलकर ड्रग्स बेच रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तीन आदमी साथ बेच रहे हैं, देन बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, एंड देन दे आर having somebody above them who is giving them directions, who is having somebody above him, above him, above him. ऐसे करते करते हायरार्की है। तो दिस इज योर ऑर्गेनाइज क्राइम माय डियर फ्रेंड। ओके, ये होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑलराइट, इस चीज को आपको समझना होगा। एंड दिस इज हाईली इलीगल। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, विच इज several time more stricter, several time more severe than any other punishment out। ठीक है, इसी तरीके से आपसे आपसे डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी की, वो आपसे पूछा जाएगा। पता होना चाहिए हु इज व्हाट इज NSCN के, what is NSCN-IM, what is the whole NSCN movement, what is PLA of Manipur, what is the Mizo National Front, पहले क्या था, what was Operation Jericho। ये सारी चीजों को आपको समझना होगा। ओके, आर्म्ड इंसर्जेंसी क्यों अभी भी सरवाइव कर रहा है? बहुत सारे रीजंस हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल रीजंस, है ना, कल्चरल रीजंस, बिकॉज पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर कल्चरली डिस्टिंक्ट, they have a distinct culture। When you have a distinct culture, it is very difficult to identify with the rest of the country। Now integration will happen, integration is possible, lekin it is going to take time। It is going to take time for the people of Mizoram, Nagaland, Manipur, they have a different culture, different, totally different way of life। सो थोड़ा सा समय लगेगा उनको एक्सेप्ट करने में हु देयर ब्रदर्स इज द रेस्ट ऑफ द कंट्री आर, है ना। आप अगर देखिएगा द वे देयर वुमेन आर ट्रीटेड, इट इज मच मच मोर ओपन, लिबरल, है ना। women are business owners there, women are independent, taking care of houses, having their own businesses, which is something unthinkable in the rest of the country। so there is a cultural difference, there is a cultural difference। जब भी cultural difference होगा, that's why insurgency will be there, because they will think that okay, we might be better off having our own cultural thing। दूसरा क्या है? दूसरा हो सकता है कि हेवी हैंडेडनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इट हैज बीन 75 years since we gathered, got our independence, but still no proper railway line is extended to that part of India। 75 साल हो गए, अभी भी हम जो है मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज में ब्रिटिशर्स के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर डिसकॉन्टेंट। ओके, सो ये सारी चीजें जो है आपको अपने आंसर्स में लिखना होगा। मॉब वायलेंस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इसके आपको सूटेबल एग्जांपल देना है। कॉजेज और कंसिक्वेंसेस, मॉब मेंटालिटी क्यों होता है, उसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं, है ना। मॉब की मेंटालिटी पता है ना आपको, डिफरेंट होती है फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स मेंटालिटी। यू विल नेवर रियलाइज दिस, एंड you are going to do things that you would never dare or you would never think इन व्हेन यू आर अलोन। मॉब में आपकी मेंटालिटी अलग हो जाती है, चिंपैंजी वाली ब्रेन आपकी
एक्टिव हो जाती है, इसको कहते हैं चिम ब्रेन हैज बीन एक्टिवेटेड। सो वो कब होता है, जब आप 4-5 लोगों के साथ होते हैं, ओके, मॉब बन जाते हैं, तो यू विल डू थिंग्स विच यू विल नेवर डू ऑन योर ओन। हो सकता है कि आप आग लगा दें, हो सकता है कि आप किसी लड़की को छेड़ दें, जो कि यू माइट नॉट थिंक दैट ओके दिस इज समथिंग दैट आई वुड हैव डन अलोन, है ना। होता है ना, जनरली मॉब में क्या होता है, जब भी जाते हैं, ओके, क्राइम अगेंस्ट विमेन, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन होता है, एंड देन पीपल कम कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, बट हुआ है, कैमरा पे पकड़ा गया है, डूइंग डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सो वो मॉब मेंटालिटी इज टोटली डिफरेंट, हाउ पीपल बिहेव इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये सारी चीजों को आपको एनालाइज करना है। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट वी विल डेवलप, इसके नोट्स हम डेवलप करेंगे इन द कमिंग 10 days, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ। और इंटरनेशनल रिलेशंस माय डियर फ्रेंड्स और इंटरनल सिक्योरिटी को आपको लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। दोनों जो है मल्टीपल फेसेट्स में सिमिलर है। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस जो है, यू कैन नॉट एग्जामिन without examining the internal security issues, because majority of our internal security issues are created by Pakistan, are created at the behest of Pakistan, okay। टेररिज्म को हम कैसे कम कर सकते हैं, टेररिस्ट फंडिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। मैं वही बोलता हूं आपको, जब भी जनरलिस्ट क्वेश्चन आप देखें, खुश नहीं होना है आपको, यहां पर आपका बर्डन बढ़ जाता है। यूपीएससी ने अपने ऊपर बर्डन कम कर दिया है बाय आस्किंग ए जनरलिस्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज योर ड्यूटी दैट आप एग्जामिनर को इंगेज करें, क्योंकि देर इज सी व्हेनेवर देर इज अ क्वेश्चन, whenever there is a question which is generalist in nature, the expectations from you increases, and at the same time the urges also increases to write a generalist answer, कि हम भी निपटा देते हैं, अरे यूपीएससी ने इतना सीधा सिंपल पूछा, हम भी कुछ सीधा सिंपल लिख के आगे बढ़ जाते। बट यहीं पर जो है कंटेंट डिफरेंशिएशन हेल्प करेगा। सब वही चीज लिखेंगे, टेररिज्म इज बैड, टेररिज्म इज ये। आप रिपोर्ट्स डालिए, आप डेटा डालिए, आप फैक्ट्स डालिए, सिस्टमैटिक वे में लिखिए, सब हेडिंग्स यूज कीजिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, बॉडी लिखिए, कंक्लूजन लिखिए। वंस यू विल डू ऑल दीज थिंग्स, जब भी आप ये काम करेंगे, आपका आंसर कंटेंट जो है उसका डिफरेंट हो जाएगा, एंड यू विल गेट मार्क्स विच इज अहेड ऑफ द कर्व। यहां पर फिर आपको मैं कह रहा हूं एक और बात, ऑलवेज 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 stick to what has been asked, not what you know। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत लिखिए, बहुत सारा आता है, बहुत सारा लिखिए, लेकिन कभी भी वो मत लिखिए जो पूछा नहीं गया है। थोड़ा सा भी आप डेविएट हुए, थोड़ा सा भी आप डेविएट हुए, जो नहीं पूछा गया है वो आपने पहले लिख दिया, ठीक है। मान लिया वे फॉरवर्ड नहीं पूछा, लेकिन वे फॉरवर्ड लिखना होता है, लेकिन वे फॉरवर्ड को आप एट द एक्सपेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। यू विल राइट द वे फॉरवर्ड और यू विल राइट योर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स ओनली once you have ensured that whatever has been asked in the question has been addressed by you or not, okay। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसी तरीके से हॉट परस्यूट सर्जिकल स्ट्राइक, उस समय उरी न्यूज में था, ओके। ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, अगेन आस्क दोस 5 क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, ओके। ये क्वेश्चन आप पूछिएगा एंड यू विल गेट योर नोट्स। आराम से आपके नोट्स बन जाएंगे। इस साल अगर पूछा जाएगा कितने यूजफुल हैं हॉट परस्यूट्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स, आपसे पूछ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओपन एंड शट, लेकिन आपके पास नोट्स ही नहीं है, वही सब आप लिख रहे हैं।
जेनरिक आंसर, बहुत अच्छी है, करना चाहिए इंडिया को, नहीं करना चाहिए इंडिया को। टेररिज्म इज इमर्जिंग एज ए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ओवर द लास्ट, बिल्कुल। पाकिस्तान में इसका बूम आ रहा है, पाकिस्तानी इकोनॉमी जैसे जैसे डाउन जा रही है, यूथ में क्रेज बढ़ रहा है टू ज्वाइन ऑल दीज लश्कर ए तोयबा एंड इंडियन मुजाहिदीन एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। क्यों? बिकॉज पैसा नहीं है मार्केट में। 50,000 रुपए आपको जो है ऑफर करता है लश्कर ए तोयबा। इंडिया में अगर अटैक करोगे आप, तो 50,000 रुपए उसके साथ साथ आपको बोला जाता है कि ठीक है, योर फैमिली विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द पीपल। ओके, जमात इस्लामी हो गया, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज बाय नॉन स्टेट एक्टर, अभी इसके सिमिलर क्वेश्चन आया था। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज बाय नॉन स्टेट एक्टर, कैसे फंडिंग लेते हैं। ओके, discuss the advantages and security implication of cloud hosting of servers vis-a-vis in-house machine-based hosting for government businesses. So PSUs के लिए अटैक हो सकता है। PSUs अगर यूज करेगी क्लाउड होस्टिंग, तो वहां पर जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ना। आफ्सपा पे क्वेश्चन है, आफ्सपा क्या ठीक है कि नहीं। रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन वाया डिजिटल मीडिया, उस समय बहुत सारे यूथ जा रहे थे आईसिस ज्वाइन करने, और कैसे आईसिस जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हो सकती है। ओके, परसिस्टिंग ड्राइव्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, LWE। अगेन दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन, अभी हमने ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखा था, वो एग्जैक्टली वही है। उसको थोड़ा सा यूपीएससी ने पैड अप करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, लेकिन मोर और लेस जो आप नोट्स बनाएंगे वही है। उसी में से आपको मॉडिफाई करके लिखना है। थोड़ा तो देखिए बेसिक आपसे एक्सपेक्टेड है कि बेसिक आप इम्पैक्ट डालिएगा अपने आंसर्स में, ठीक है। ऑल राइट, अगेन यहाँ पर जो है आपका रेडिकलाइजेशन के ऊपर है क्वेश्चन। रेडिकलाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द रिपोर्ट्स आउट देयर। गूगल कीजिए, गूगल सर्च करिए, तब जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन कैसे होता है, ओके। ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन कैसे होता है, एक बड़ा एक इशू है। वहां पर जो है इंडिया में बांग्लादेश बॉर्डर में एक बड़ा इशू है, नेपाल के साथ एक बड़ा इशू है ना, म्यांमार के साथ बन चुका है एक बड़ा इशू। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पर आप एक और चीज देख रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 2014 का क्वेश्चन है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, आईएमओ का। ये क्वेश्चन बाद में 2022 में इंटरनेशनल रिलेशंस में आया है, जीएस पेपर 2 में। सुबह हमने देखा है इसको आईएमओ के ऊपर। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन जैसे नहीं होता, एक फूल से दूसरे फूल में पॉलन ट्रांसफर, उसी तरीके से GS2 चीजें GS3 में आती हैं। GS3 की GS2 में, GS1 की GS3 में, GS3 वाली GS1 में, इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, GS2 वाली GS4 में, GS4 की GS2 में आती है। सो ये क्रॉस पॉलिनेशन था 23 में था, आईएमओ पे क्वेश्चन है ना, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन था, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग, अगेन वही घिसा पिटा क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्वियसली घिसा पिटा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप घिसा पिटा आंसर देंगे, है ना। ओके, उसी तरीके से अगेन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सिक्स शेड्यूल का क्या इम्पैक्ट है, फिफ्थ शेड्यूल का क्या इम्पैक्ट है, आपसे पूछ रहा है ना। कैसे म्यांमार के साथ हमारा क्या प्रॉब्लम है, उसी समय से म्यांमार के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। ओपन बॉर्डर, पोरस बॉर्डर है ना। उतना ज्यादा पेट्रोलिंग नहीं होता है वहां पर बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस। वहाँ म्यांमार हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लमेटिक कंट्री फॉर अस, इन दैट सेंस कि म्यांमार ने कभी कुछ असर्ट नहीं किया है। हमेशा जो है एमिकेबली म्यांमार के साथ हमारा इशू सॉल्व हुआ है। कभी भी पाकिस्तान या चाइना जैसा, नेपाल जैसा प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिला। सो ये सारी चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। जब तक जो है आप आंसर बना लेंगे, ओके, आप आराम से जो है कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? डिड यू गेट द पॉइंट? कैसे सिलेबस को डिसाइफर करना है, कैसे 10 साल के पेपर को
डिसाइफर करके आगे बढ़ना। वंस यू डू दैट, जैसे ही आपके पास बन जाएगा, 2 से 3 दिन का समय लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 to 3 days इंटरनल सिक्योरिटी, 2 to 3 days इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट्स इट। ओके, उसके बाद रिविजन चलेगा। All right, if you are studying for 8 to 12 hours a day for your mains examination, which is very much expected of you, that you are putting in minimum to minimum 8 hours of preparation, then you can easily do it in 2 to 3 days, or you can ensure good number of marks out of the possible 100 marks question that comes from these two topics. Okay.